हेलो एवरीवन। आज हम चार्टर एक्ट 1853 को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या प्रोविज़न इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे। हम देखेंगे 1833 की क्या इम्पोर्टेंस है, जो चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। क्यों इस एक्ट को चार्टर एक्ट कहा जाता था, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें कुछ प्रोविज़न हम आज देख लेते हैं। देखो, पॉलिटी की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, पूरी पॉलिटी डिस्कस करूंगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो चार्टर एक्ट 1853, देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें बताया गया है कि चार्टर एक्ट की दिशा में ये लास्ट चार्टर एक्ट था। देखो, इसको लास्ट चार्टर एक्ट क्यों कहा गया? इससे पहले क्या हो रहा था? जो चार्टर एक्ट 1813 था, 1833 था और 1853 से पहले के एक्ट को चार्टर एक्ट इसलिए कहा गया। पहला मैंने बताया था कि ब्रिटिश क्राउन जो है इसमें अपनी क्या बोलते हैं सॉवरेनिटी दिखाता था। मतलब वहां से कोई भी प्रोविजन पास होता था और यहाँ इम्प्लीमेंट होता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंपनी को हर बार 20 साल की ट्रेड करने के राइट्स मिलते थे। देखो, हमने 1833 में देखा किस तरह से कंपनी की मोनोपोली टी में भी खत्म कर दी गई और चाइना से भी खत्म कर दी गई। तो इस तरह से कंपनी की मोनोपोली तो पूरी खत्म हो ही गई थी। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई इस चार्टर एक्ट में, वो ये हुई कि कंपनी की मोनोपोली तो खत्म हो गई, मगर क्या हुआ कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए उनको ट्रेडिंग राइट्स थे। देखो, यहाँ पर आगे एक वर्ड आएगा कि कंपनी को इनडेफिनेट पीरियड के लिए राइट्स दिए गए ट्रेड के। तो वो इनडेफिनेट पीरियड, आप ये मत सोचना दोबारा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिन्यू हो रही है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन कभी भी आपको हटा सकती है, क्योंकि अब ऑलरेडी कंपनी जो है वो ऑलरेडी कंपनी जो है ऑलरेडी कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही थी। सॉरी फॉर अटकने के लिए। वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही थी। मगर क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो कर रही थी, ट्रेडिंग और कॉमर्शियल फंक्शन सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगे थे। कोड ऑफ डायरेक्टर का रोल कम होता चला गया था। मगर अब क्या हुआ कि उसको कभी भी अबॉलिश किया जा सकता था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है। तो हमने देखा कि ये चार्टर एक्ट की सीरीज में ये लास्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का चार्टर एक्ट था। इसके कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। देखो, पहला प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल आया, मतलब सेपरेट कर दिए गए। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल कौन से एक्ट से आई, इसमें कितने मेंबर थे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। धीरे धीरे क्या हुई, उसमें 1813 में 3 मेंबर कर दिए गए। फिर क्या हुआ कि उसमें वीटो पावर आ गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर 4 मेंबर कर दिए गए 1833 में, जब चौथा मेंबर लॉर्ड मैकॉले आ गए। लॉर्ड मैकॉले लॉ से रिलेटेड देते थे। मैंने आपको बताया कि लॉ कमीशन का ओरिजिन भी यहीं से हुआ था। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन में आप देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में 6 न्यू मेंबर अपॉइंट किए गए। ठीक है। और सेपरेट कर दिया गया गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को और उसे कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा। 10 बार आपको देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज होगे ये इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो इसका ओरिजिन हुआ 1853 के एक्ट से। 1853 के एक्ट ने बताया कि किस तरह से किस तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल के 2 फंक्शन, देखो ऐसे समझ लो, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल है। इसमें क्या था, पहले ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों फंक्शन करते थे। देखो कैसे, लेजिस्लेटिव का मतलब है लॉ भी यही बनाते थे और एग्जीक्यूटिव का मतलब है इम्प्लीमेंट भी यही करते थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने कि ये ही लॉ बनाते थे और इन्हीं के द्वारा इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एग्जीक्यूटिव का मतलब हो जाता है कि जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, मान लीजिए कोई आईपीएस ऑफिसर है, यहां से कोई लॉ आया कि आज से कोई भी चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा, जो 4 लोग हैं एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो क्या है, ये जो हमारे आईपीएस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके अथॉरिटी को
बताएँगे कि हमने इस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया है, इसमें कोई खामी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिफरेंट कर दिए गए और इस लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या कहा जाने लगा? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मस्ट लर्न दिस, ठीक है? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के यही मिनी पार्लियामेंट कहलाई। सारे लेजिस्लेटिव फंक्शन ये देखती थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए और बहुत सारे लॉ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुए। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, 10 बार बता दिया, रिवीजन करो, चीजें अच्छी हो जाएंगी। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि ओपन कंपटीशन हुआ। कैसे? देखो, हमने देखा कि 1833 में कहा गया कि हम ओपन कंपटीशन करेंगे, मगर कोई भी ओपन कंपटीशन नहीं दिखा। मगर इस टाइम देखो, पहले क्या होता था, एक होती थी कोवेनेंट सर्विसेज, ये देखो ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये कोवेनेंट सर्विसेज, और एक होती थी अनकोवेनेंट सर्विसेज। क्या अंतर है इसमें? देखो, कोवेनेंट सर्विस होती थी वो हाई क्लास से रिलेटेड होती थी। जैसे मान लो कोई ब्यूरोक्रेसी में एसपी, एसपी हाई क्लास से रिलेटेड होती थी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट करती थी। अनकोवेनेंट सर्विसेज में क्या था? लो क्लास सर्विस होती थी, यहां पर कंपटीशन था। मगर अब क्या कर दिया गया, कोवेनेंट सर्विसेज में भी कंपटीशन कर दिया गया और ये इसका कंपटीशन और रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया गया, ठीक है? मगर देखो, इम्प्लीमेंटेशन में तो प्रॉब्लम होती ही होती है। लोग अपनी मनमानी करते ही करते हैं, ऊपर से ये कॉलोनीज थी, तो ऐसा नहीं हो सका। मतलब हुआ बहुत स्लो वर्जन में हुआ, ठीक है? अब क्या है, अकॉर्डिंग टू मैकॉले कमेटी, मतलब ये कमेटी जो अपॉइंट की थी, एक मैकॉले कमेटी अपॉइंट की गई थी। आप याद रखना, पूछ ले कि 1854 में मैकॉले कमेटी अपॉइंट की गई थी, वो किससे रिलेटेड थी? तो वो इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन करने से रिलेटेड थी। ठीक है, ये दो दो क्लॉज हो गए। तीसरा क्लॉज क्या कह रहा है? अब वही बात, ये मैंने जो आपको शुरू में डिस्कस किया, इन्होंने यहां पर बता दिया है कि स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कब कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा। अनलिमिटेड के लिए कंपनी का रूल अलाउ कर दिया गया। कंपनी का रूल अलाउ क्या करना था? ब्रिटिश क्राउन ही सारे काम कर रही थी, ये तो नाम की शब्द थे कि कंपनी का रूल अलाउ कर दिया गया। तो अनलिमिटेड के लिए कर दिया गया और कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो लेजिस्लेटिव विंग थी, मैंने बताया आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें 6 न्यू मेंबर अपॉइंट किए गए। 6 न्यू मेंबर कौन से थे? जैसे देखो, इसमें लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल की काउंसिल से तो मेंबर थे ही थे, मगर 4 न्यू मेंबर आए, लोकल रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट, मगर लोकल रिप्रेजेंटेशन जरूर था। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं था इसमें कोई इंडियन था, आप ये मत समझना, कोई इंडियन नहीं था। यहाँ के बाद दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट करो, मगर कुछ भी ऐसा अपॉइंटमेंट किया नहीं गया था। नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है? ये चीजें हमने देखी। तो मैंने आपको बताया 1853 से पहले नो सेपरेट लॉ मेकिंग बॉडी थी, कोई भी सेपरेट लॉ मेकिंग बॉडी नहीं थी। नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन तो अभी भी नहीं था और कंपनी का रूल स्टिल अभी भी परसिस्ट था। ये कहने को था सारा काम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जा रहा था। मैंने बता दिया आपको, पहला पॉइंट बता दिया किस तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग्स बदल दिए गए और एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसे हमने मिनी पार्लियामेंट कहा। और उसका काम था लेजिस्लेशन बनाना और उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जा सकता जाता था। मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में, उसके आधार पर कोवेनेंट और अनकोवेनेंट सर्विसेज में कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा पॉइंट बताया कि कंपनी का रूल कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। चौथा पॉइंट बताया कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर आए और गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर तो थे ही थे, उसमें 6 न्यू मेंबर आया, 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। आगरा नाम आपको याद नहीं रहेगा, आगरा याद रखना, इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने चीजें आपसे डिस्कस की। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वो सारा आपको याद रहे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट 1853 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे वाला पहले पढ़ना चाहिए, कभी कभी यहाँ नॉन करेक्ट दिया होता। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या? इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम,
फॉर द फर्स्ट टाइम ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। बिल्कुल सही, मैंने बता दिया आपको, मैकॉले कमेटी बनी थी। मैकॉले कमेटी ने कहा कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड सर्विसेज ओपन कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, इट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में डिफरेंट कर दिया गया, डिफरेंस कर दिया गया। इट एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इंस्टीड ऑफ फिक्स्ड टर्म। बिल्कुल सही, मैंने बताया इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और उसे कभी भी हटाया जा सकता है। तो तीनों यहाँ पर सही हैं, तो आप देखोगे डी ऑप्शन है इसका, तीनों ठीक है। स्टेटमेंट ने आपको एक्सप्लेन भी किया, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द चार्टर एक्ट 1853 कंसीडर ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट किया, तो वो चार्टर एक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो चार्टर एक्ट 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज हम पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव विंग्स देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव विंग्स देख रहे हैं, तो ये आप ओरिजिन यहीं से ट्रेस कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, इट ग्रांटेड फुल लेजिस्लेटिव पावर टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई कहाँ इंडियन को कोई रिप्रेजेंटेट नहीं कर रहा, खाली गलत बात बताई गई है। ठीक है, इट इनिशिएटेड द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, आपको मैंने अभी पढ़ा। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ parliamentary type of government in India by introducing the principle of legislative deliberation। बिल्कुल सही, ठीक है, पहली बार प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव विंग्स डेवलप की गई और यहां से क्या हुआ, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया में डेवलप हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो स्टेटमेंट किस तरह से दिया जाता है और हम पढ़ते किस तरह से, यही चीज तो आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में नहीं समझाता। इट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एबॉलिशमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा आंसर रॉन्ग है, मैंने यहाँ पर आपको ये दिखा दिया। तो मैंने ये चार्टर एक्ट 1853 डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।